इस लेक्चर में पढ़ते हैं हम एक्सटेंसिंग, इंट्रेंसिंग और कॉमन पाथवे में यूज होने वाले अलग अलग फैक्टर्स के डिटेल्स को। तो चलिए हम देखते हैं उस फैक्टर्स के बारे में, उनके नाम, सोर्सेस जहाँ पे वो बनते हैं और पाथवे ऑफ एक्टिवेशंस, मतलब किस पाथवे में उनका योगदान होता है। जब हम बात करेंगे क्लॉटिंग और कोगुलेशंस फैक्टर की, तो जैसा का स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ पर जो नाम है वो नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक दिए गए हैं। ये नाम का नामांकन या नेमिंग या नंबरिंग उसके डिस्कवरी के आधार पर दिया जाता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया था। मतलब जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ा नंबर 1, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, और जो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13। इस तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स का नामांकन उसके डिस्कवरी के आधार पर किया गया। तो आइए पढ़ते हैं इन फैक्टर्स की डिटेल्स के बारे में। नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर, उसका नाम होता है फिब्रिनोजेंस। सोर्स है लीवर, मतलब लीवर में बनता है, और इसका योगदान है कॉमन पाथवे में। अब बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 2 की, जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये भी लीवर में बनता है और इसका पाथवे है जिसमें ये एक्टिवेटिंग के लिए काम होता है, वो है कॉमन पाथवे। बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 3 की। क्लॉटिंग फैक्टर 3, जिसे हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं, इसका एक और नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और सोर्सेज है डैमेज टिश्यू और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, और इसका योगदान है एक्सटेंसिंग पाथवे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिंग पाथवे इसी से ही इनिशिएट होता है, टिश्यू फैक्टर से। फिर हम बात करेंगे फैक्टर 4, जिसे कहा गया है कैल्शियम आयन। जी हाँ, एक आयंस को भी फैक्टर 4 कहा गया। तो हम देखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स में एक आयंस का योगदान है और उसका नामांकन भी किया है क्लॉटिंग फैक्टर 4 के रूप में, कैल्शियम। ये कहाँ से आता है कैल्शियम? हमारे डाइट से, बोन से और प्लेटलेट्स से, और इनका योगदान एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे सभी में है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 5 की। फैक्टर नंबर 5 का नाम है प्रो एसिटिलीन लेबाइल फैक्टर या एसिलेटेड ग्लोबुलिन्स, जिसे कैपिटल ए, स्मॉल सी और कैपिटल जी के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। सोर्सेज देखेंगे तो लीवर है और प्लेटलेट्स है, और इसका योगदान एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों में होता है। बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 7 की। तो यहाँ हम देखेंगे 5 के बाद सीधे क्लॉटिंग फैक्टर 7 आता है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, असल में ये दो तरह के फैक्टर्स का मिश्रण है, फैक्टर 5 और फैक्टर 10। जब पिछले जमाने में जब इसका डिस्कवरी हुआ होगा तो साइंस उतना उन्नत नहीं था। हमने नामांकन जरूर कर दिया फैक्टर 6 के रूप में, लेकिन जैसे ही साइंस डेवलप हुआ तो हमें ये पता चला कि असल में ये फैक्टर तो दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सर है। इसीलिए हमने अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ से फैक्टर 6 का नाम हटा दिया है। हालांकि फैक्टर 6 प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को कहते हैं, जो असल में फैक्टर 5 और फैक्टर 10 का मिश्रण है। अब बात करते हैं फैक्टर 7 की। फैक्टर 7, उसका नाम है सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटेड, जिसे हम शॉर्ट में एस फॉर सीरम, पी फॉर प्रोथ्रोम्बिन, सी फॉर कन्वर्जन और ए फॉर एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है स्टेबल फैक्टर और
प्रोकन्वर्टिन, ये भी लीवर में बनता है और इसका पाथवे है एक्सटेंसिंग पाथवे। बात करते हैं 7 के बाद फैक्टर नंबर 8 की। फैक्टर नंबर 8 का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन्स AHG। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स भी इसे कहते हैं और इसका भी नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है। तो यहाँ पर जो ए दिए हैं तो आगे हम देखेंगे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी है, सी भी है, डी है, लेकिन इसका नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सिर्फ कहेंगे। तो फैक्टर ए के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि फैक्टर नंबर 8 जो कि लीवर में बनता है और इंट्रिंसिक पाथवे में इसका योगदान है। बात करते हैं फैक्टर नंबर 9 की। फैक्टर नंबर 9 जिससे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स PTC या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। तो यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहा गया क्रिसमस फैक्टर को और एंटी हीमोफिलिक ए कहा गया है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को या फैक्टर नंबर 8 को। फैक्टर नंबर 9 का सोर्स है लीवर, ये लीवर में बनता है और इसका योगदान है इंट्रिंसिक पाथवे में। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 10 की। फैक्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्टॉर्ट फैक्टर, प्रोवर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि बनता है लीवर में और इसका योगदान है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में फेज 1 में। बात करते हैं फैक्टर नंबर 11 की। फैक्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। यहाँ पे C तरह का भी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर देखा गया है जो कि बनता है लीवर में और इसका योगदान है इंट्रिंसिक पाथवे में। बात करते हैं फैक्टर नंबर 12 की। फैक्टर नंबर 12 जिसे हेजमैन फैक्टर, ग्लास फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर D के नाम से जाना जाता है, जिसका सोर्स है लीवर और ये बनता है इंट्रिंसिक पाथवे में, इसका योगदान है। फैक्टर नंबर 13 और लास्ट फैक्टर, इसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FSF। इसका सोर्स बताया गया है लीवर और प्लेटलेट्स, जहां पर ये सिंथेसाइज होता है और इसका रोल है कॉमन फैक्टर में। तो इस तरीके से हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 13, नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक सभी फैक्टर्स को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि फैक्टर नंबर 6 जो है ये कोई भी फैक्टर नहीं होता है। हालांकि इसका नाम थ्रोम्बोनेस या थ्रोम्बिन एक्टिवेटर का नाम इसे दिया गया था, जो कि एक्चुअल में 2 फैक्टर का मिश्रण है। तो हम जो भी फैक्टर का नाम देते हैं ये जरूरी जान लें कि वो किसी 2 चीज का मिक्सचर ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर नंबर 6 2 चीजों का मिक्सचर मिला था, जिसे हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया है और ये कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरे फैक्टर्स की जानकारी दी आपको। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लोट रिट्रैक्शंस की, मतलब क्लोट का स्टेबलाइज होना, क्लोट का वहां से धीरे धीरे छोटा होना, अलग होना। क्लोट रिट्रैक्शन प्रोसेस प्लेटलेट इंड्यूस प्रोसेस है, मतलब प्लेटलेट्स के कारण ही वो वहां पर क्लोट्स जो बने होते हैं पहले वो धीरे धीरे हट जाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं जब क्लोट का फॉर्मेशन हो चुका है, ब्लड रुक चुका है। क्लोट का फॉर्मेशन हेमोस्टेसिस का तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप वस्कुलर स्पास्म, दूसरा स्टेप प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स आपस में जमते हैं और खून को बहने से रोकते हैं, और तीसरा था क्लोट, जिसमें कि फिब्रिन का मेस बनता है। तो क्लोट बनने के बाद जब खून बहना रुक गया है, तब प्रश्न होता है कि अब उस क्लोट का काम खत्म होता है और धीरे धीरे वहां से वो रिमूव हो जाए
रिट्रैक्ट हो जाए, हट जाए। तो इसके लिए 30 से 60 मिनट स्टेबलाइज क्लोज विद इन द 30 टू 60 मिनट लगते हैं। और ये एक प्लेट इंड्यूस प्रोसेस है क्लोट रिट्रैक्शंस, जिसमें प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन है, इस एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का नाम आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी सुना होगा। तो जिस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन का योगदान है, उसी तरीके से प्लेटलेट्स में भी इसका योगदान है। लेकिन क्या? कॉन्ट्रैक्शन करना, प्लेटलेट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करना, ताकि प्लेटलेट्स अपने जगह से बाहर आ सके। इसके लिए हम देखते हैं पीछे में एक फोटो को। यहाँ हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स जो इस कलर में आसमानी कलर का, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये प्लेटलेट्स कांटेक्ट करके इस जगह से बाहर आता है। और जैसे ही ये बाहर आएगा प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्शन करके, तो पूल आउट होगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो वहां पर जमा सीरम वो भी स्क्वीजिंग आउट होगा उस मास से, उस प्लग मास से, उस क्लोट से। सीरम कहने का मतलब होता है कि प्लाज्मा में यदि हमने क्लोटिंग प्रोटीन को निकाल दिया तो वो सीरम होगा। तो प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट करके पूल आउट होता है सराउंडिंग फिब्रिन से, और उसके बाद स्क्वीज आउट होता है सीरम, और धीरे धीरे क्लोट जो है वो कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और साथ में ब्लड वेसल्स के जो एड्स थे, जो टूटे हुए थे, वो फिर से आपस में जुड़ने लगते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, यहाँ आप देख सकते हैं कटे हुए जो ब्लड वेसल्स के जो एड है, किनारे हैं, एड्स जो है वो यहाँ पर फिर से जुड़ने लगेंगे। तो ब्लड वेसल के किनार पे फिर से जुड़ाव स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं वेसल्स रिपेयर में। वेसल रिपेयर एक हीलिंग प्रोसेस है, जैसे कि क्लोट रिट्रैक्शंस का ही। वेसल्स रिपेयर में कुछ फैक्टर जैसे PDGF और VEGF, इन दो फैक्टर्स का योगदान होता है। PDGF जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो स्टिमुलेट करता है डिवीजन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स को और फिब्रोब्लास्ट को, जिस कारण से ब्लड वेसल्स वाल जो है वो रिबिल्ट होता है, फिर से बनता है। और VEGF जिसका नाम है वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये स्टिमुलेट करता है इंडोथेलियल सेल्स को ताकि वो मल्टीप्लाई करे और रीस्टोर करे इंडोथेलियल लाइनिंग का। इंडोथेलियल लाइनिंग का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर का ल्यूमेन का लाइनिंग्स। तो अंदर का जो एपिथेलियम है उसे हम लोग इंडोथेलियम्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो इस फिगर में भी हमने बात की थी कि ये ब्लड वेसल्स का जो अंदर का जो लाइनिंग है ये है एंडोथेलियम्स, जो ल्यूमेन्स का लाइनिंग है अंदर का एपिथेलियम्स, उसी को ही एंडोथेलियम्स कहा जाता है। फिब्रिनोलाइसिस पढ़ते हैं फिब्रिनोलाइसिस के बारे में। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब हुआ रिमूव करना अननीडेड क्लॉट्स आफ्टर हीलिंग। जब ब्लड वेसल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपेयर हो गया है तो क्लॉट को वहां से बाहर निकालना जरूरी होता है, और ये 2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और ये काफी लंबे समय तक चलता है, कंटिन्यू होता है कुछ दिनों तक, सेवरल डे तक ये हो सकता है फिब्रिनोलाइसिस। लेकिन क्लॉट होने के 2 दिन के अंदर अंदर फिब्रिनोलाइसिस भी स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग के 2 दिन के अंदर अंदर। तो प्लाज्मिनोजेंस in clot is converted to plasmin by the tissue plasminogen activator factor 12 and thrombin। तो यहाँ हम बात करते हैं कुछ चीजों की जिससे फिब्रिनोलाइसिस होता है। एक फोटो देखते हैं जिसमें हम पता चलता है कि ये फिब्रिन का जो लेयर है वो टूट के अलग होते हुए दिखता है। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं ताकि ये जो क्लॉट है वो यहाँ से बाहर जा सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिंक कलर में इंडोथेलियम्स को, इनर एपिथेलियम्स को देख रहे हैं जो फिर से रिपेयर होता चला जा रहा है,
और यहाँ से ये क्लॉट को बाहर निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले आरबीसी जिसमें फंसा हुआ है ये फिब्रिन मेश को, इसको तोड़ना होगा। इसी को कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस, मतलब फिब्रिन का लेयर टूटना। अब बात करते हैं कुछ चीजों के। इंडोथेलियम्स, जिसे हमने पिंक कलर से डिनोट किया है, रेड ब्लड सेल्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, फिब्रिन और थ्रोम्बिन, ये इंडिकेशन दिया गया यहाँ पर। थ्रोम्बिन यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार की तरह दिखता है थ्रोम्बिन। इंजाइम ऑफ फिब्रिनोलाइसिस, मतलब वो इंजाइम्स जो कि फिब्रिन का ब्रेक डाउन करते हैं। प्लाज्मिनोजेंस, टीपीए, जिसे हमने कहा है टीपीए को टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए। उसके बाद बात करेंगे यूपीए, यूरोकाइनेस टाइप प्लाज्मिनोजेंस एक्टिवेटर, और लास्ट में प्लाज्मिन। उसके बाद बात करेंगे इनहिबिटर ऑफ फिब्रिनोलाइसिस, मतलब फिब्रिन लेयर्स को तोड़ने से रोकना। क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो बना रहेगा यदि फिब्रिन लेयर टूटेगा नहीं। तो फिब्रिनोलाइसिस मतलब फिब्रिन को तोड़ने से रोकना। ये कौन कौन से फैक्टर्स है? PAI1, तो देखते हैं यहाँ पे PAI1 प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप 1, अल्फा 2 AP, जिसका नाम है अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन, TAF5 थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है जो फिब्रिनोलाइसिस को सपोर्ट करता है, एंजाइम्स और कुछ इनहिबिटर्स भी बोले गए। जिसमें हमने देखा था कि प्लाज्मिनोजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान है इस एंजाइम का, जो क्लॉट को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और फैक्टर 11 और थ्रोम्बिन्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लाज्मिनोजेंस का भी योगदान। प्लाज्मिन एक फिब्रिन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि फिब्रिन को डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है। तो प्लाज्मिनोजेंस जो क्लॉट में है वो प्लाज्मिन कन्वर्ट होता है बाय द टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, फैक्टर 12 और थ्रोम्बिन। अब बात करते हैं हम लोग फिब्रिनोलाइसिस के बारे में कुछ और चीजों का, जैसे फैक्टर दैट लिमिट ग्रोथ ऑफ क्लॉट फॉर्मेशंस। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा विश्राम।